हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में भाई इस वाले वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं पांचवा चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है भाई, तो इस वाले वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर भाई आपको दो बातें पढ़नी है। पहली बात है कि सातत्य कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और भाई दूसरी बात जो है अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो भाई फिलहाल इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूटी सातत्य होता क्या है, और भाई इस प्रकार के जो सवाल होंगे उन्हें आप कैसे हल करने वाले हो, पूरा भाई आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप पढ़िए सातत्य कॉन्टिन्यूटी। तो भाई इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं फलनों का आरेख। जो हमारे पास फंक्शन होंगे भाई उनका ग्राफ कंटिन्यू है या नहीं है, वो आपको भाई यहाँ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केवल फलनों के आरेख का भाई कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, किस प्रकार से भाई आप देखिएगा। मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है। ये भाई हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर, आप मान लो कि ये एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इसी प्रकार से आप एक और बना लो। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, और भाई हमने देखो ये बना दिया इस प्रकार से, और ये भी हमारा y बराबर एफ एक्स ही है। इस प्रकार से भाई बना दिया हमने। अब देख लो यहां पर क्या है और यहां पर क्या है भाई, दोनों में आप जरा अंतर को देखो। मान लो कि किसी पॉइंट पर, मान लो कि यहां पर x बराबर a है। ठीक है, और जहां पर हमने ब्रेक किया है ना, उसी के जस्ट नीचे लिख दो x बराबर a पॉइंट। अब दोनों ही फलनों के आरेख को आप बहुत भाई ध्यान से देखिए। देखो दोनों तरफ क्या है, y बराबर एफ एक्स, कोई हमारे पास फलन है x में। ठीक है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर भाई यहां आरेख को आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पर पूछें, लेकर यहां से लेकर यहां तक, अगर आपसे कह दे कि भाई यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो भाई आप देखकर ही बता दोगे कि ये वाला कंटिन्यूअस है, और ये वाला x बराबर a पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि भाई देख लो यहां और यहां बीच में एक ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक है ना एक, तो जहां पर ब्रेक है मान लो वो पॉइंट x बराबर a है, तो ये वाला जो फलन है वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा। तो भाई आप कह सकते हो कि x बराबर a पर ये वाला जो फलन है ये संतत है। ठीक है, भाई हम कह देंगे कि ये वाला फलन जो है वो संतत है। कब? x बराबर a पर। भाई कोई पॉइंट होना चाहिए, वहां पर आपसे पूछेगा कि संतत है या नहीं है, और भाई यहां पर पूछेगा ना कि x बराबर a पर संतत है, तो आप यहां भाई देख कर ही लिख सकते हो कि नहीं, यहां पर संतत नहीं है। तो जब संतत नहीं होता है तो उसे आप संतत नहीं लिख सकते हो या असंतत लिख सकते हो। इंग्लिश में बोलोगे तो यहां पर कंटिन्यूअस है और यहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी आप लिख सकते हो। किसी खास पॉइंट पर ही पूछा जाता है कि भाई फलन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक और भाई तरीका होता है बोलने के लिए कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, अगर भाई आप यहां पर पेन रखो और पूरा फंक्शन आप बिना हाथ उठाए बना डालो। भाई यहां पर हमने पेन रखा और भाई पूरा फंक्शन अगर बिना हाथ उठाए हमसे बन जाता है, तो भाई समझ जाओ कि वो वाला फंक्शन हर एक बिंदु पर संतत होगा। उसके अंतर्गत जो भी बिंदु आएंगे वो संतत होगा उस पर। ठीक है, यहां पर भाई आप यहां बनाओगे ना, यहां तक जाओगे, फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बीच में एक ब्रेक है। अगर पेन उठाना पड़ेगा तो समझ जाओ जिस बिंदु पर आपको पेन उठाना पड़ गया उस वाले बिंदु पर वह संतत नहीं होगा। समझ में आ गया है? तो भाई अगर आपके सामने ग्राफ बने हैं ना, तब तो आप देखकर ही बता दोगे कि कोई फंक्शन संतत है या असंतत है। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हर एक सवाल का ग्राफ तो बना नहीं सकते हो। ठीक है, मान लो भाई कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपने ग्राफ बना लिया, तो आप ग्राफ बनाकर सिद्ध कर पाओगे
कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन आप हर चीज का ग्राफ तो बना नहीं सकते हो, ठीक है भाई। कुछ खास खास ग्राफ जैसे हमको पढ़ाए गए हैं वो तो आपने फटाफट बना दिए, लेकिन अगर भाई सवाल बहुत बड़ा है तो उसका आप ग्राफ नहीं खींच सकते हो। तो जब ग्राफ नहीं खींच पाओगे तो अलग तरीके हैं हमारे पास, लेकिन अगर सामने ग्राफ दिया हुआ है तो आपके पास ये एकदम सॉलिड तरीका है कि आप देखकर ही बता दोगे कि भाई कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो सवाल कह दे आपसे कि भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाओ आप, और बताओ भाई किसी खास पॉइंट पर कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो भाई साइन एक्स का ग्राफ सब लोग बना ही लेते हैं, कुछ इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से जाएगा। ये हो गया हमारा 0, पाई, 2 पाई, इस प्रकार से भाई चलता चला जाएगा। अब अगर कह दे कि भाई हमें यहाँ पाई अपॉन 6 पर, जो हमारा x बराबर पाई अपॉन 6 है, तो जरा बताओ कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो भाई इस वाले पॉइंट पर छोड़ दो, आप यहां से लेकर जहां तक हमने ग्राफ बना दिया है वहां तक देख लो, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां से हमने ऐसे किया। और भाई पूरा ही ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हो। अगर भाई बिना पेन उठाए बना सकते हो तो ये वाला कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, आप भाई देख सकते हो। तो चाहे पाई अपॉन 6 हो, पाई अपॉन 3 हो, पाई अपॉन 2 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, एक्स का कोई भी मान गिवन हो, ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है भाई। तो ये हमने क्यों बताया आपको कि भाई जिनके ग्राफ हमें पता है तो उनका तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि भाई आप देखकर ही बता दोगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन अगर किसी का ग्राफ हमें नहीं पता है, भाई जब आप प्रश्नावली में जाओगे ना तो वहां तो सवाल दिए होंगे, वहां तो ग्राफ दिया नहीं होगा, तो वहां पर आप कैसे प्रूव करने वाले हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो भाई एक तरीका तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारे पास पहला तरीका है कि अगर आप ग्राफ बना लेते हो, ठीक है, अगर आपने ग्राफ खींच लिया है तो ग्राफ से तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। भाई दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो तरीका है लिमिट वाला, कि आप लिमिट को यूज करके भी बता सकते हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो अभी जो आपको प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी वो पढ़ाई जाएगी लिमिट वाले यूज से, क्योंकि भाई सबके ग्राफ तो हम लोग बनाने वाले नहीं है। तो लिमिट वाला भाई सब में लग जाता है और बड़ी आसानी से आप बता पाओगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको कुछ भाई यहाँ ग्राफ खींच कर बता दिए ताकि आप समझ जाओ कि ग्राफ देखकर कितना आसान है ये बात बताना कि कंटिन्यूटी, ठीक है, कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अभी आपको हम बताएंगे लिमिट द्वारा आप कैसे मालूम करोगे कि भाई कंटिन्यूटी कैसे चेक करी जाती है। अब जो ये लिमिट है ना वो आपको क्लास 11th में पहले से ही पढ़ा दी गई है, ठीक है भाई। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तब तो आपको भाई सीधे ही समझ में आ जाएगा, वरना भाई क्या है कि थोड़ा बहुत आपको हम यहाँ लिमिट के बारे में बता देंगे जिससे आपका ना यहाँ पर काम चल जाएगा। अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ी है फिर भी आपका काम यहाँ चल जाएगा। अब भाई ध्यान देना, मान लो आपके पास कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है एफ एक्स बराबर x² - 9 और यहाँ है x - 3, और भाई साथ में दिया है कि जो फंक्शन है वो x बराबर 3 पर डिफाइंड नहीं है। भाई x बराबर 3 रख दोगे तो यहाँ वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 3 पर जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। अभी आपसे यहां पूछ देगा कि भाई जरा इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो आप कैसे चेक करोगे। अब इसका आप ग्राफ तो यहां बनाने वाले नहीं हो, ठीक है। तो बिना ग्राफ बनाए हम भाई कैसे चेक करें कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसे ना हल कर लो। देखो अभी हल करोगे तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, a² - b² लग जाएगा ना, तो आ जाएगा x+3 x-3, और भाई अपॉन में है x-3 फंक्शन, ठीक है। अब देख लो x-3 और x-3 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 नहीं है। अगर x बराबर 3 होता तो x-3 का मान 0 हो जाता,
और आप 0/0 में भाई अगर कहीं पर लिखा है इस प्रकार से 0/0 तो आप काट कर उसे 1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर 3 पे डिफाइंड नहीं है तो x-3 का मान 0 नहीं होगा। इसलिए हम x-3 और x-3 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर x बराबर 3 होता तो 0/0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो अभी भाई हमारे पास बचा क्या? बचा है हमारे पास x+3 बचा हमारे पास। जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई x+3। अब यहां पर ध्यान देना भाई, चूंकि कह रहा है कि x बराबर 3 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो भाई कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। ध्यान देना अभी इस प्रकार से, ये x हो गया, y हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, x+3। अब देखो अगर आप x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखोगे तो फंक्शन का मान आ जाएगा 3। तो भाई अगर x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आप मान लो 3 है। देखो ये 3 मान लो, ये आप मान लो 6 है, ये हम मान के चलेंगे 9 है, और ये है 12, इस प्रकार से। और यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने भाई पैमाना मानकर चले हैं। तो अगर आप x का मान रखोगे 0 तो y का मान आ जाएगा हमारा 3। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा। x का मान 1 रखोगे ना तो यहां हो जाएगा 4। तो भाई 4 मान लो यहां पे कहीं होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट कहीं यहां बन जाएगा। फिर x का मान रखोगे 2 तो बन जाएगा 5। तो भाई मान लो कि 5 यहां पे होना चाहिए कहीं पे, तो भाई ये हो जाएगा कुछ आपका। ठीक है, फिर x का मान रखोगे 3 तो भाई वैल्यू हो जाएगी 6। तो 6 तो ये है। तो भाई हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। एक सीधी रेखा है, ध्यान रखना भाई, x+3 है ना, तो ये एक सीधी रेखा होगी। तो इस प्रकार से भाई इसका आलेख बनने वाला है। ठीक है, एक सीधी रेखा बनेगी। अब हमने ये पूरा बनवाया क्यों भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस प्रकार से भाई 7 भी होगी, 8 भी होगी, 9 भी होगी, और आगे ऐसे ही चलते चली जाएगी। यहां पर आपको लिमिट का कैसे प्रयोग करना है, देखो x बराबर 3 पर जो हमारी वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। x बराबर 3 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इस बात का भाई आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम x की तरफ, भाई x की तरफ, ये x है ना, तो 3 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो भाई हमें 3 पे ही मालूम करना है। तो अगर हम बाई तरफ से अप्रोच करें, 3 की तरफ भाई बाई तरफ से अप्रोच करें तो वैल्यू कहां जाती है? वैल्यू भाई पहुंचती है 6 की तरफ। बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, x बराबर 3 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो अगर हम बाई तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू जा रही है 6 की तरफ। तो जब आप 3 की तरफ बाई तरफ से अप्रोच करते हो ना तो उसे हम लिखते हैं LHL। ठीक है, तो अगर आप 3 की तरफ ना बाई ओर से अप्रोच करते हो तो हमारी लिमिट हो जाएगी इस प्रकार से। x है 3 और भाई बाई तरफ से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो ऊपर हम लोग ऐसे माइनस लगाएंगे। ठीक है, जब आप बाई तरफ से अप्रोच करते हो तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? फंक्शन की वैल्यू जा रही है 6 की तरफ। कब? जब आप बाई ओर से अप्रोच करते हो तब। अगर आप 3 की ओर दाई ओर से अप्रोच करो इधर, तब भी वाई वैल्यू जो है वो 6 की तरफ ही अप्रोच करती है। तो अगर आप दाहिनी ओर से अप्रोच करते हो तो लिमिट आप इस प्रकार से लिखोगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, और दोनों परिस्थितियों में फंक्शन जो है वो 6 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। चाहे आप बाईं तरफ से अप्रोच करो और चाहे आप दाहिनी ओर से अप्रोच करो, फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ ही अप्रोच कर रही है। तो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि भाई जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और में जो fx का मान है, और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है इस प्रकार से, उसमें जो फंक्शन का मान है दोनों मान बराबर हैं।
अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है, दोनों मान बराबर है ना। अब आप देखना, सीधा x का मान 3 रखो, लिमिट में सीधा 3 रखो। अभी हम बाईं तरफ से अप्रोच कर रहे थे, फिर हमने दाईं तरफ से अप्रोच किया, अभी ये चक्कर नहीं है, अभी सीधा 3 रखना है आपको। तो देख लो कि फंक्शन का मान क्या आएगा। भाई एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है x+3 और लिमिट का मान है 3, तो यहां रखोगे तब भी वैल्यू जो है वो 6 ही आएगी। तो जब आपने बाईं तरफ से अप्रोच किया, जब आपने दाईं तरफ से अप्रोच किया, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, फिर आपने सीधे x पे जो है 3 वैल्यू रख दी, और फंक्शन का मान तब भी अगर बराबर आ जाए, अगर ये दोनों भी बराबर हो और उसी लिमिट पर फंक्शन का मान भी बराबर हो, तो समझ जाओ कि जो फंक्शन है वो संतत है। और अगर इनमें से कोई एक चीज भी बराबर नहीं आती है तो फंक्शन जो है वो असंतत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको पहले ही देखना है कि आपको भाई कहां पर चाहिए, कि कहां पर हमको चेक करना है। ठीक है, आपको मालूम हो गया कि भाई हमें x बराबर 3 पर चेक करना है, तो पहले आप 3 की लिमिट रखोगे बाईं ओर से, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वहां पर आप फंक्शन का मान चेक करो। फिर राइट हैंड लिमिट से आप फंक्शन का मान चेक करो, फिर सीधा लिमिट 3 पर फंक्शन का मान चेक करो। अगर ये तीनों ही चीजें बराबर आती हैं तो वो संतत है, और वरना वो संतत नहीं माना जाएगा, वो हो जाएगा हमारा असंतत। क्लियर है? तो ये तीनों ही चीजें बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये और ये बराबर हो गए और भाई ये वाला बराबर नहीं हुआ, तब भी गड़बड़ है। तो इन तीनों में अगर कोई एक जगह बराबर नहीं है तब भी वो संतत नहीं माना जाएगा। तो भाई ये चीज आपको अच्छे से नोट करनी है कि किस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारी मेन लिमिट है उसको यूज करना है, वैल्यू निकालनी है, तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस माना जाएगा, वरना वो कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, तो भाई पहले आप इसको नोट कर लो एकदम अच्छे से कि आप किस प्रकार से लिमिट का यूज करने वाले हो। अब भाई यहां पर एक दो चीजें और देख लो। अगर कोई फलन में आपको भाई पहले से मालूम है कि एल एच एल बराबर आर एच एल आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो सीधे आप फंक्शन का मान लिमिट ए पर चेक कर सकते हो। अगर ये वाली वैल्यू से बराबर हो जाती है, आप फंक्शन में वैल्यू रखो x की लिमिट a में, ठीक है, और यहां पर x का मान a रख दो, फंक्शन में fa मालूम कर लो आप। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब भी फलन को संतत ही माना जाएगा। ये कब करना है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर हो चुकी हो तब। तो आप सीधे ये वाला मान ज्ञात करो, और अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूअस बोला जाएगा। उसके अलावा कुछ चीजें भाई आप देख लो। अगर कहीं पर भी खास बात यह है, अगर कहीं पर बहुपद फलन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन कहीं पर भी दिया हो तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये भाई रूल है। अब बहुपद फलन का मतलब कैसे है, देखो भाई मान लो एफ एक्स बराबर इस प्रकार से कुछ लिख दें, ये भाई एक घात का बहुपद है। अगर यहां पर इस प्रकार से लिखा हो 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये दो घात का बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार से अगर 3 घात का लिखा हो, 4 घात का लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई बहुपद फलन है इस प्रकार से लिखा हुआ है कहीं पर, जरूरी नहीं कि x हो, बहुपद फलन हम लोग इसे भी कहेंगे। अगर ऐसे भी कहीं पर लिखा हो, भाई ये शून्य घात का बहुपद है, यहाँ पर x की घात शून्य है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे ही कितनी भी घातों का हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी घात का बहुपद फलन आपके पास है तो वो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। x का मान कोई भी रियल नंबर हो अगर, तो वो वहां पर कंटिन्यूअस होगा।
ऐसा भाई रूल होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को भाई दिमाग में हमेशा रखना है कि कहीं पर अगर बहुपद फलन आ गया है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा अगर कहीं पर परिमेय फलन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देना है, कहीं पर परिमेय फलन है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये वाला भी हर मान पर भाई कंटिन्यूअस होगा। x की कोई भी वैल्यू मालूम हो आपको, ये वाला बंदा हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। तो बहुपद हो परिमेय हो, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। उसके अलावा एक और, अगर कहीं पर मॉड्यूलस फलन हो, इस प्रकार से अगर कहीं पर मॉड्यूलस फंक्शन है, तो ये भी x के हर एक मान के लिए हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ चीजें हैं जो भाई आपको याद करने की जरूरत है। अगर कहीं पर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, बहुपद फलन हो, ठीक है, परिमेय फलन हो, या हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन हो, ठीक है, इनमें से कोई भी हो, तो x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही होंगे। आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इनके ग्राफ ही कुछ ऐसे बनते हैं कि ये हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेंगे। क्लियर है? तो भाई इतना आपको ना याद करने की जरूरत है। अब भाई आपको हम बताने वाले हैं कुछ उदाहरण, जिसके आधार पर जो भाई कुछ चीजें छूट गई होंगी वो भी आगे जाकर हम धीमे धीमे क्लियर कर देंगे। तो इनके आधार पर हम कुछ उदाहरण आपको बताने वाले हैं, जहां से हम क्लियर कर देंगे कि भाई कंटिन्यूटी को आप कैसे चेक कर सकते हो। अब भाई देख लो यहाँ पर उदाहरण, जैसे हमारे पास कोई पहला उदाहरण है, जो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x+3, और कह रहा है x बराबर 1 पर आपको भाई इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि संतत है या नहीं है। अब देख लो, जो हमारा फंक्शन है वह एक बहुपद फलन है, एक घात का बहुपद फलन है। अगर कोई फंक्शन एक घात का है या 10 घात का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो अगर बहुपद फलन है तो x के किसी भी मान के लिए वह वाला भाई कंटिन्यूअस होगा। सेम यहां पर आप देख लो, ये भाई दूसरा एग्जांपल है, एफ एक्स बराबर है x² और आपको x बराबर 0 पर चेक करना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। भाई देखो, ये वाले कंटिन्यूअस क्यों होते हैं, जरा इस बात को देख लो। भाई 2x+3 क्या होगा, भाई ये एक ना सरल रेखा होगी, भाई एक घात का है तो सरल रेखा होगी ना। अभी मान लो ये है x बराबर 1, तो अगर कोई चीज सरल रेखा है तो वो x बराबर 1 पर भी सरल रेखा होगी। अगर हम थोड़ा बाईं तरफ जाएंगे तब भी वो चीज 2x+3 ही होगी। अगर हम थोड़ा दाईं तरफ जाएंगे तब भी वो चीज 2x+3 ही होगी, क्योंकि भाई सरल रेखा तो हर जगह सरल रेखा ही होगी ना। तो फिर, तो अगर कोई चीज बाईं तरफ भी सेम है, दाईं तरफ भी सेम है, तो वो तो भाई कंटिन्यूअस होना ही होना है। तो आप यहाँ पर भाई कैसे चेक करोगे, इस प्रकार से देखने वाले हो। देखो, वैसे तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हो कि ये एक बहुपद फलन है और कंटिन्यूअस है, कोई भी भाई आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि बहुपद फलन है तो कंटिन्यूअस होगा, इसमें ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हल कैसे करोगे, अगर हम x में दाईं तरफ से अप्रोच करें, ठीक है भाई, 1 पर दाईं तरफ से अप्रोच करें और फंक्शन का भाई वैल्यू निकालें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स है हमारे पास 2x+3, और भाई हम लोग जो है वो दाहिनी ओर से अप्रोच कर रहे हैं, तो वैल्यू रखोगे, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 3, मान आ जाएगा हमारा 5 के बराबर। इसी प्रकार अगर हम बाईं तरफ से अप्रोच करें फंक्शन में, तो भाई यहां हो जाएगा इस प्रकार से, और वैल्यू तो हमारे पास वही है 2x+3। तो चाहे आप दाहिनी ओर से अप्रोच करो चाहे बाईं ओर से अप्रोच करो, वैल्यू तो वही है दोनों बार, तो जब वैल्यू वही है तो उत्तर भी तो वही आएगा। यहां पर भी एक रखोगे तो भाई 5 ही आएगा। तो जब आपने दाईं ओर से अप्रोच किया वही वैल्यू है, बाईं ओर से किया वही वैल्यू है। अब आप x बराबर 1 पर चेक कर लो, दाईं ओर बाईं ओर तो हो गया, अभी सीधा आप चेक करो कि भाई x बराबर 1 पर क्या हालत है उसकी। तो
यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2x+3। तो भाई यहाँ पर भी जब मान रखोगे ना तो मान तो हमारा 5 ही आ जाएगा, और अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हैं तो ये कंटिन्यूअस होगा। भाई कंटिन्यूअस तो आप पहले ही जान गए देख के कि है, लेकिन हल आप कुछ इस प्रकार से करने वाले हो। तो यहाँ आप लिखोगे, चूंकि जब हमने भाई बाईं ओर से अप्रोच किया फंक्शन में, और जब हमने दाईं ओर से अप्रोच किया फंक्शन में, और जब हमने सीधे एक पर चेक किया फंक्शन को, तो भाई तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर आ गई। अगर तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर हैं तो भाई ये वाला कंटिन्यूअस होगा, सीधी सी बात है। यहां पर भी यही चीज है, देखो x बराबर 0 पर चेक करना है। भाई फंक्शन मान लो x² है, तो ये मान लो x बराबर 0 है, तो अगर आप इसके बाईं तरफ जाओगे तब भी तो ये x² ही होगा, और अगर भाई इसके आप दाईं तरफ अप्रोच करोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी। भाई दिक्कत वहां पर होती है जब बाईं तरफ और दाईं तरफ आप जब अप्रोच करोगे ना, तो जब अगर फंक्शन की वैल्यू बदल जा रही है, ठीक है, फंक्शन ही बदल जा रहा है, तो शायद वहां कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन जहां पर भाई इधर भी x² है, इधर भी x² है, तब तो ये पक्का पक्का कंटिन्यूअस है। तो आपको ये वाला सवाल भी ऐसे ही लगाना है। पहले आप 0 पर दाईं तरफ से अप्रोच करोगे, फिर आप 0 पर बाईं तरफ से अप्रोच करोगे, फिर आप सीधे 0 पर चेक करोगे, और वैल्यू हर बार 0 ही आएगी। भाई x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 0 तो आएगा ना, तो अगर हर बार 0 ही आएगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, कुछ देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो जैसे ही बहुपद फलन आपको दिख जाते हैं ना, आप समझ जाओ कि x की वैल्यू चाहे जो आपको दी गई हो वो कंटिन्यूअस होंगे। ऐसे ही भाई तीसरा और चौथा उदाहरण भी देख लो। ये जब आप देख लोगे ना तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखना, x बराबर 0 पर फंक्शन है मॉड्यूलस x, और भाई चेक करना है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई मॉड्यूलस फंक्शन है तो x का चाहे जो भी मान हो ये वाला कंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक है। करना कैसे है आप इस बात को देखो। भाई मॉड्यूलस फंक्शन को आप इस प्रकार से खोल कर लिख सकते हो, उसका मान -x हो जाएगा कब, अगर आप x का मान 0 से छोटा रखेंगे। भाई x का मान माइनस में रखोगे तो मॉड्यूलस एक मान माइनस में और दे देगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और मॉड्यूलस का मान +x होगा जब आप उसकी वैल्यू 0 या 0 से ऊपर रखने वाले हो, ठीक है। ऐसे आप खोल के लिखते हो। फिर आप भाई बना लो, हमें x बराबर 0 पर चेक करना है, ये x बराबर 0 है। अगर आप 0 से कम में जाते हो, अगर आप बाईं तरफ अप्रोच करते हो तो मान है माइनस का x। अगर आप दाईं तरफ अप्रोच करते हो, भाई x से बड़ी वैल्यू लेते हो, तो मान है प्लस का x। अब देखा आपने, जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो मान है -x, राइट हैंड लिमिट लोगे तो मान है हमारा प्लस का x। इस प्रकार से भाई बदल जाता है, ठीक है। तो यहां आप लिखने वाले हो लिमिट, अभी हम पहले बाईं ओर से अप्रोच करने वाले हैं fx को, ठीक है भाई। तो fx का मान क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस x है। अभी आप जब बाईं ओर से अप्रोच करोगे ना तो उसका मान हो जाएगा माइनस का x। यहां लिखने वाले हो लिमिट इस प्रकार से, और यहां आ जाएगा माइनस का x। अब देखो, अगर मान आपको 0 रखना है तो माइनस का x हो प्लस का x हो, क्या ही फर्क पड़ता है, मान तो 0 ही आएगा ना। जब आप दाईं ओर से अप्रोच करोगे ना इस प्रकार से, ठीक है, तो लिमिट आपको इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी, और वैल्यू हो जाएगी +x। लेकिन जब 0 है तो माइनस क्या प्लस क्या, इसका मान भी 0 ही आ जाएगा। फिर आप सीधे x बराबर 0 पर ही ट्राई करके देख लो। तो भाई सीधा चेक करते हैं, x बराबर 0 पर, सॉरी एक लिख दिया यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। जब आप x का मान 0 पर चेक करते हो तब भी उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आ जाएगी। तीनों बार वैल्यू 0 आ गई ना तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो, बाईं तरफ अलग वैल्यू थी, दाईं तरफ अलग वैल्यू थी, उसके बावजूद ये वाला कंटिन्यूअस हो जाता है। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। चौथा वाला देख लो, ये भी वाला कुछ ऐसे ही है।
कोई फंक्शन है, जब x का मान जीरो नहीं है तो एक्स क्यूब प्लस 3 वैल्यू होगी, लेकिन अगर x का मान जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब देखना, x बराबर हमको जीरो पर चेक करना है, तो x बराबर जीरो पर मान है 1, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा बाईं तरफ जाएंगे, थोड़ा बाईं तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 3, और अगर थोड़ा दाईं तरफ जाएंगे तब भी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 3। उसने कहा है कि एक्स जब जीरो नहीं है, भाई जीरो से बाईं तरफ या दाईं तरफ जीरो तो होगा नहीं, तो वहां वैल्यू इसके बराबर होगी, और अगर जीरो है तो वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो जीरो पर तो हमें वैल्यू नहीं चेक करनी है, वो तो 1 दी हुई ना पहले से ही, तो आप पहले ही भाई बाईं तरफ से देख लो, तो यहां आ जाएगा लिमिट, आपको भाई चेक करना है बाईं तरफ से। ठीक है, तो वैल्यू किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 3। भाई एक्स का मान जीरो रखोगे तो यहां आ जाएगा 3। अब देख लो, जब आपने बाईं तरफ से अप्रोच किया तो वैल्यू 3 के बराबर आ गई, लेकिन आपको जब लिमिट हम जीरो रखेंगे तो सीधा उसका मान, जो फंक्शन का मान है वो 1 दिया हुआ है। भाई जीरो पर मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, और आपने जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाला, मान आ गया 3, वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाला कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आपको दाईं तरफ से अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई नियम होता है कि तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, यहां पर तो हमने दो निकाले, दो ही बराबर नहीं है, तो हमें तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दो निकाले बराबर नहीं है ना, तो आप यहां साफ साफ लिख दो कि ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, संतत नहीं होगा। कहां पर, x बराबर जीरो पर नहीं होगा, उसके अलावा हमें पता नहीं, बस x बराबर जीरो पर ये संतत नहीं होगा। ठीक है, तो भाई कुछ कुछ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको सवाल ना किस प्रकार से हल करने हैं, तो आपको भाई ये सब ना बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। ठीक है भाई।